नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। उम्मीद करेंगे शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। लेकिन मैं बहुत बेहतरीन नहीं हूं। आप सबके थोड़े से सहयोग, कॉपरेशन की आवश्यकता होगी दोस्त, कि आप आज की कक्षा में अगर मतलब थोड़ा बहुत मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें माफ़ करेंगे। गलतियां किस तरह की हो सकती हैं कि बीच में मैं माइक बंद करने की कोशिश करूंगा, छींक आ सकती है, ठीक है। क्योंकि और मतलब इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो उसके लिए मतलब मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं, ताकि मुझे बार बार ना सॉरी बोलना पड़े आपसे क्लास में, और आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आवाज़ साफ आ रही है मेरी? एक बार बताएंगे आवाज़ मेरी साफ है क्या दोस्तों? एक बार बताएंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, नीलम, नमन, मोनू, रोहन, मेघराज, राहुल, एसएससी जख्मी, याशिका, शिखा, सीतू, नीतीश, सारे दोस्तों का बहुत सारा स्वागत है। आज की क्लास में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं अगस्त ऑफर को, क्रिप्स मिशन को, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के साथ में ही जो देसाई लियाकत यहाँ पर वार्ता हुई थी, देसाई लियाकत फॉर्मूला भी जिसको कहा जाता है, और वेवेल प्लान को। ये सब क्या था? दरअसल में हम जान रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान का विकास किस तरह से हुआ, उसका क्रम क्या है। उसी क्रम में इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। बहुत बार हम इसको हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल में हमको पढ़ना चाहिए कहाँ पर? पॉलिटी में ही। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूँ, कल के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। मुझे आप बताइए, वह कौन सा वायसराय था जिसने भारतीयों से पूछे बगैर ये अनाउंस कर दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमारे साथ में हैं? किसने ऐसी हिमाकत कर दी थी? बताएंगे। मतलब इंडियंस से पूछा तक नहीं, पूछा तक नहीं। आप सबको पता है डेट क्या थी आपका? 3 सितंबर 1939। नोट करेंगे, 3 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939। कौन था भारत में? मैंने आपको बताया था 1936 से 43 तक लिनलिथगो था। और ये लिनलिथगो बोल देता है, क्या बोल देता है? कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ है, इंडियंस विद अस, इंडियंस विद अस, ये इसने बोल दिया। क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब समझना, तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो कब से कब तक चला था? आप कहेंगे भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर जो चला था हमारा, वो चला था हमारा 1939 से 1945 तक। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखना, आज ही जरूरत पड़ेगी क्लास में। अब हो क्या रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो तरह के देश थे। एक तो थे मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ठीक है। एक तो मित्र राष्ट्र थे आपका, ठीक है, और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का मतलब था एलाइड पावर्स। हमको इस पर गौर देना है थोड़ा, इसको ध्यान रखना है। एलाइड पावर्स में वो सभी देश थे जो किसके साथ थे? ब्रिटेन के साथ में थे, ब्रिटेन के साथ में। और कौन कौन से देश थे? मुख्यतः देखेंगे इसमें, बाद में रूस शामिल हुआ। और ये भी एक कारण रहेगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी सीपीआई ने, वो आपका सीपीआई ने किसको सपोर्ट किया था? सीपीआई ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को। भारत में सीपीआई ने इसको सपोर्ट किया था, वो मैं आगे बोलूंगा आपसे। और धुरी राष्ट्र में कौन था आपका? जर्मनी और उसके सहयोगी देश। तो हमको फोकस करना है एलाइड पावर्स पर। और एलाइड पावर्स में याद रख लेना कि जब ये शुरुआत में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ब्रिटेन का एक पीएम था चैम्बरलेन, उसकी भी हमको आवश्यकता होगी। ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1937 से 40 तक था चैम्बरलेन। कौन था ब्रिटिश पीएम? चैम्बरलेन। समझेंगे, बात को समझें। तो जो ये चैम्बरलेन था, ये युद्ध को हार रहा था। यानी शुरुआती दौर में आप देखोगे चर्चिल की वजह से ब्रिटेन जीत पाया, चर्चिल की पॉलिसीज की वजह से। जब चैम्बरलेन हार जाएगा, और चैम्बरलेन के बाद में जो सरकार आएगी वो आएगी 1940 से 45 तक। यहां पर जो ब्रिटिश पीएम होगा वो होगा आपका विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, इसको भी ध्यान में रखना है, इसका माइंड सेट भी समझेंगे तब आप समझ पाओगे। बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आप सब लोगों के समझने के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्र राष्ट्र क्या थे? शुरुआती दौर में हार रहे थे। आप सब लोगों को पता होगा जापान कितने जबरदस्त तरीके से लड़ रहा था शुरू में। अच्छा, जापान को भारत की तरफ से कौन सी आर्मी थी जो सपोर्ट कर रही थी? तो सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप वाली जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज किसके समर्थन में थी? जापान के। क्या आप इस बात को जानते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया हम जानते हैं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी और जापान के साथ में थी। अब ये जो जापान, आप देखोगे धीरे 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 जापान की स्थिति बहुत मजबूत हो रही थी इस साउथ साउथ एशिया में। यानी जो आपका आजाद हिंद फौज है वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इधर म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, रंगून, ये सब धीरे धीरे किसके कब्जे में आता जा रहा था?
जापान के, यानी कि ब्रिटेन कमजोर होता जा रहा था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का मकसद भी यही था कि हमें कैसे भी करके क्या करना है, ब्रिटेन को कमजोर करना है, और अगर ब्रिटेन कमजोर होगा तो भारत की जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, उसके दरवाजे खुलेंगे। तो जापान युद्ध जीत रहा था, इतनी बात समझ चुके? थम्स अप करके बताएं। जी भैया, जापान की स्थिति बहुत मजबूत थी। अब जब जापान की स्थिति मजबूत थी, इन लोगों को यह पता नहीं था कि भाई ये जो भारत के लोग हैं, कल को आजाद हिंद फौज यहां पहुंच गई, या मान के चलिए कल को इन भारत के लोगों ने उल्टा इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज को ही सपोर्ट कर दिया, तो हम तो और भी कमजोर हो जाएंगे, और भी कमजोर हो जाएंगे। तो जो चर्चिल था इस टाइम पे, मतलब 2 PM थे ये, पहले चैम्बरलेन कमजोर था, आगे चर्चिल ने मजबूती दी थी इस वॉर को। तो चर्चिल तो चाह रहा था कि जो वॉर का खर्चा है वो इंडिया से ही निकले, तो यहां से अब तो और जबरदस्त तरीके से जो पैसा ये निकाल सकते थे उसको निकाल रहे थे यहां से। अब यहां समझना, ब्रिटेन था इसके पक्ष में, यूएसए था, तो ऐसे में इनके ऊपर जब एक प्रेशर आया, जब एक प्रेशर इनके ऊपर आता है, उस प्रेशर में क्या बोलते हैं कि यार इंडियंस को कैसे भी करके जो है ना अपने पक्ष में लेके आओ, और इंडियंस को अपने पक्ष में लाने के लिए ही आया आपका क्या, अगस्त ऑफर, यानी अगस्त प्रस्ताव। नोट करिए, समझ गए अगस्त प्रस्ताव का क्या बैकग्राउंड है, हाँ या ना? अगस्त ऑफर। अच्छा भैया, अब हम समझ गए कि ये लोग डर रहे थे इस समय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति जापान के कंपैरिजन में जापान की तुलना में बहुत कमजोर होती जा रही थी, और जापान एक शक्ति बन के उभर रहा था। जापान और जर्मनी सहयोगी हैं, वो एक पक्ष में थे, ठीक है? यानी जापान की स्थिति मजबूत हो रही है तो जर्मनी की स्थिति भी मजबूत हो रही है। ब्रिटेन हार रहा है, इसका मतलब अमेरिका की स्थिति भी कमजोर हो रही है, क्योंकि वो एक पक्ष में है। तो ये अगस्त ऑफर में भारतीयों को देखो किस तरह से बहकाने का प्रयास करेंगे। अगस्त ऑफर याद रख लेना, 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था। तब 8 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया। क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस्ड एट 8 ऑफ अगस्त 1940। मैंने कल एक छोटी सी घटना आपको बताई थी कि जब लिथगो ने यह बोल दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ हैं, क्या भारतीयों से डिस्कस किया? आप कहेंगे नहीं किया डिस्कस। तो भारत में जो कांग्रेस थी उसने रिजाइन कर दिया था, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें मेजोरिटी वाली जो सरकार थी, कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी? यूं तो आपको पता है कि कुल 8 प्रांतों में सरकार थी, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार कितने में थी? तो पूर्ण बहुमत था 5 में। अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपका कल की क्लास क्लियर है। वेरी गुड। तो जो कांग्रेस थी उसने रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस कह रही थी कि भाई क्या फायदा हुआ ऐसे चुनावों का जब तुम हम लोगों से पूछ ही नहीं रहे हो, किसी चीज के लिए खुद ही अनाउंस कर दे रहे हो। तो कांग्रेस ने कर दिया था भैया रिजाइन। अब कांग्रेस की जो सरकार थी उसने रिजाइन कर दिया, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी कि भाई अब हम किसी तरह का चुनाव नहीं, अब तो हमको क्या चाहिए? अब तो हमको चाहिए सेंटर में गवर्नमेंट। प्रांत प्रांत का कोई अर्थ नहीं, अब तो हमको केंद्र में सरकार चाहिए, इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। केंद्र में एक सरकार हमको चाहिए, और हमारे निर्णय वही ले, ब्रिटिश सरकार ना ले। तो ब्रिटिश सरकार यहीं पर यह बात करती है। 8 अगस्त 1940 को जब उसने पेश किया, उसने बोला यहाँ पे 5 मुख्य मुद्दे हैं अगस्त प्रस्ताव में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, यानी कि जो वाइसराय होगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव समझ गए? जो मेन एग्जीक्यूटिव थी, इसमें 6 लोग होते थे शुरुआत में। अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी मोर इंडियंस विल बी एडेड टू द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव, मतलब ज्यादा होंगे। दूसरी बात क्या की गई, समझ गए ना? आसान सी बात है, मोर इंडियंस विल बी एडेड टू गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव। दूसरी बात क्या की गई थी यहाँ पे? दूसरी बात की गई थी युद्ध की समाप्ति पर, आफ्टर वॉर, युद्ध की समाप्ति, कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। आराम से नोट करेंगे फिर समझेंगे, है ना? क्या बोला? आफ्टर वॉर देयर का मतलब इंडिया, देयर विल बी ए डोमिनियन स्टेटस, ये डोमिनियन लिख लीजिए, सिर्फ डोमिनियन इन इंडिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कौन सा साल चल रहा है अभी, किस ईयर की बात हम कर रहे हैं? आप कहोगे भैया हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें 1940 की। 1940 में औपनिवेशिक स्वराज देने की बात ये कर रहे हैं, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि औपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेटस की बात हमने कब की थी? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हम लोग कर रहे थे। आप कहेंगे जी भैया, आप लोगों को याद होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमारी डिमांड कहां पर चेंज हो गई थी? हमारी जो डिमांड थी डोमिनियन हम अब से पहले मांगते थे, और 1929 में जो लाहौर आपका
लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका, लाहौर, जिसमें आपका नेहरू जी अध्यक्ष थे। वहां पे हमारी डिमांड कहाँ चली गई थी? पूर्ण स्वराज की तरफ। तो 1929 के बाद में हम पूर्ण स्वराज मांगने लग गए थे। एक कंप्लीट स्वराज हमको चाहिए था, यस और नो? एक कंप्लीट स्वराज हमको चाहिए था, हाँ या ना? तो क्या ये जो अंग्रेज अब वादा कर रहे हैं, जो अंग्रेज अब ये वादा कर रहे हैं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये वादा कर रही है कि भाई आपको हम डोमिनियन देंगे, तो क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं? यहां पर क्या आप एक भारतीय होने के नाते आप सोचिए, आप एक इंडियन है, उस स्थितियों में डोमिनियन की डिमांड तो आप पहले कर रहे थे, तब ये डोमिनियन की डिमांड्स पूरी नहीं हुई। इसके बाद में हम एक कंप्लीट स्वराज की बात कर रहे हैं। कंप्लीट स्वराज का मतलब एक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते? आप कहेंगे नहीं एक्सेप्ट करते। तो डिसीजन लेने आपको खुद को, आप खुद को उस समय की स्थितियों में रख के सोचना कि आप एक भारतीय हैं उस समय, और हम एक औपनिवेशिक भारत में रह रहे हैं, तो हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप जरा सोचेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये बात होगी। आगे बात करते हैं तीसरी बात, संविधान बनाना। यहां पे एक अनाउंसमेंट और किया गया, संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, यानी जो संविधान बनाएंगे वो आपका अपना अधिकार होगा। ठीक है, इंडिया विल हैव देयर, क्या बोलेंगे, देयर ऑन राइट्स, या ऑन राइट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। एक घोषणा क्या की गई कि भाई आप लोग अपना संविधान बनाना, आप ही लोग बनाएंगे, और वो क्या होगा? आपका अपना ऑन राइट होगा, अपना अधिकार होगा। तीसरी बात ये की गई अगस्त ऑफर में। चौथी बात मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों के विचारों का, एक बार बताना दोस्त, अल्पसंख्यक शब्द किसको मानेंगे आप? हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अल्पसंख्यक आप किस कम्युनिटी को कहना चाहेंगे, बताएंगे? अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके व्यू को आप बोलेंगे भैया यहां पर ये बात करें, द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो विचार है विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, अल्पसंख्यक उस समय में कौन है? मुस्लिम। देखो, किसी भी देश में जो संख्या ज्यादा होती है उसको बोलते हैं बहुसंख्यक। जैसे हम देश में बोले किस धर्म को आप बहुसंख्यक कहना चाहेंगे भारत में? आज की कंडीशंस में हम बात करें, आज की स्थिति में हम बात करें, तो आप कहेंगे भैया हिंदू बहुसंख्यक है। और अगर हम बात करते हैं कि उनके कंपैरिजन में जो भी संख्या में कम है वो क्या होंगे? वो अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यार एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, किसको? इन्होंने, मुस्लिम लीग को। लेकिन कहीं पर भी मुझे बताइए इस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि मुस्लिम लीग, या बोले मुस्लिम लीग के समर्थन की बात कहीं भी इस स्टेटमेंट में आपको दिख रही है? ऐसे अल्पसंख्यक में तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, फिर आपका कहीं भी मुस्लिम लीग को स्पष्ट किया गया है तो याद रख लेना, इसको मुस्लिम लीग तो यहीं से नाराज हो गया। और मुस्लिम लीग ने शुरुआती दौर में तो मुस्लिम लीग इससे खुश था, लेकिन मुस्लिम लीग ML4 मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि कहीं भी ये स्पष्ट ही नहीं है कि भाई मुस्लिम लीग के फेवर में कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं था। समझ जाएंगे इस बात को आसान से शब्द। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं पांचवी और महत्वपूर्ण बात क्या की गई। इन्होंने बोला क्या बोलेंगे आपका, छोटे से शब्द और लिख लेना आप यहाँ पे, अगर आप इससे भी ना समझे, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट इसलिए कर दिया था। क्या बोलेंगे इन्होंने यहाँ पे, जो ये चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश, मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश। लेकिन कहीं भी ये स्पष्ट बात नहीं हुई थी। ठीक है, कहीं भी इस बात को एकदम से क्लियर स्पेसिफाई नहीं किया गया था। इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई हमारे लिए बात करनी थी तो स्पष्ट बात करनी है, हमको इस तरह का बहकावा नहीं चाहिए। पांचवा बोला गया एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी, युद्ध सलाहकार परिषद। ठीक है, ये पांचवी बात थी इसमें। क्या बोला गया? एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। तो आपसे कभी भी पूछे वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात, युद्ध सलाहकार, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और लिलिथगो ने जो बोला था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम आपके साथ हैं, उसने बोला कि भाई आज के बाद जो होगा कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद होगी जिसमें भारतीयों के मत की भी कीमत होगी कि भाई आप इस युद्ध में शामिल हैं या नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। लिलिथगो ने जो बोला वो गलत बोला था। जैसे बड़े बूढ़े नहीं कर देते कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे से गलती होगी, सब माफ कर दो, झगड़ा शांत करो। तो झगड़े को शांत करने की बात है कि भाई किसको मनाने की बात है, ये लोग किसको मनाना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस को मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि रूठी हुई कौन है? कांग्रेस। रूठा हुआ कौन है? कांग्रेस रूठा हुआ। तो ये किसको मनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को मनाना चाह रहे हैं। तो आपको ये लालच दिख रहे हैं सब। आप कहेंगे भैया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, अरे भैया कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं हम, पूर्ण स्वराज हम मांग रहे हैं, आप कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं युद्ध की समाप्ति पर डोमिनियन तो हम बहुत पहले छोड़ चुके, हम तो इसकी मांग कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होम रूल आंदोलन मांग कर रहा था डोमिनियन स्टेटस की, यस और नो?
ये अंग्रेज हमको बहकाना चाह रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमको डोमिनियन देने की बात कर रहे हैं। है मूर्खता। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना भी चाहिए था। अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी तुम एरोगेंस देख रहे हो इस समय भी ब्रिटिश सरकार की, मतलब खुद को, भारत को अपने पक्ष में भी करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को अपने पक्ष में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पुष्पा की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, झुकना भी नहीं चाह रहे हैं। युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी कि भैया जो हमसे गलती हुई है वो आगे ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हुआ क्या था देखो, मुस्लिम लीग ने तो रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया, यहां पे याद रख लेना। कांग्रेस का क्या वीर हुआ है इस पे नोट करना। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार अर्थात रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होना ही चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने कहा भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं। अब हम भी नहीं झुकेंगे, तुम नहीं झुक रहे हो तो कम पर समझौता नहीं होगा, कम पर समझौता नहीं। नो कंपैरिजन, क्या बोलेंगे? नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग लेस देन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग लेस देन इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस। भैया इससे कम पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कौन बताएगा? 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कभी भी आपसे पूछा जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो एक ऐसा समय था कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव वगैरह नहीं कराया। अबुल कलाम आजाद ही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। वो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। आपको याद होना चाहिए कि 1923 का जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, उसमें वो मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो सबसे कम एज के भी वही हैं और सबसे लंबे समय तक भी वही हैं। ओके, तो अबुल कलाम जी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है। अबुल कलाम जी ने कांग्रेस का वह कौन सा नेता था? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी ये बने थे। याद रखना, इन्होंने डिस्कस तक भी नहीं किया, डिस्कस तक भी नहीं किया इन्होंने बोला ये डिस्कशन करने की चीज है, इस पर तो डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का वह कौन सा नेता है जिसने अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा करने से बिल्कुल इंकार कर दिया था? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। नेहरू जी ने क्या कहा था? अगस्त प्रस्ताव को, कांग्रेस का व्यू देख रहे हैं हम इस पे, क्या था? अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। जंग लगी कील के समान बताया। कहा? दरवाजे पर एक कील लगी हुई है, वो भी जंग लगी हुई है। क्या बोलेंगे? यानी कि किसको बताया था इन्होंने? जो अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुमको अभी औपनिवेशिक स्वराज देंगे, डोमिनियन स्टेटस को, डोमिनियन स्टेटस को, ये नेहरू जी ने कह दिया। क्या बोल दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने बोल दिया कि इज लाइक ए डोमिनियन स्टेटस इज लाइक डोमिनियन स्टेटस इज लाइक ए रस्टी नेल, रस्टी नेल। किसने कहा था ये? या बोले डोमिनियन स्टेटस इज लाइक ए रस्टी नेल इन द डूर। ये किसका स्टेटमेंट है? डोमिनियन स्टेटस दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। ये अगस्त प्रस्ताव में जो डोमिनियन देने की बात की गई थी उस पर नेहरू। तो आप समझ गए कि भैया कांग्रेस इसके खिलाफ में है, यस और नो? आप कहेंगे जी भैया। लिलित को पूरी दुनिया में क्या बोलता था? लिलित को पूरी दुनिया में क्या बोलता था? इंडिया साथ है। अब सीधी सी बात हुई कि भाई इंडिया साथ है, भारत से पूछा गया था हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बहुत बार हम इस पर डिस्कस कर चुके, बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो जब आपसे या हमसे पूछा नहीं गया तो क्या हमारा जो राइट टू स्पीच है वो हमसे छीना गया? क्या हमारा जो बोलने का अधिकार है, मतलब हमसे पूछा तक भी नहीं गया, इसका मतलब है कि हमको हमारे बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया। एक बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनना, हाँ या ना? क्या आप कहेंगे जी भैया? आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी कि हमारे राइट टू स्पीच को यहां पर छीन लिया गया, बोलने के अधिकार से हमको वंचित किया गया। और इसीलिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात आएगी, उसको लिखें। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, इन द अपोजिशन ऑफ अगस्त ऑफर, विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। भैया मेरी आवाज ठीक आ पा रही है आप लोगों को? ऐसे तो नहीं लग रहा मैं नाक में बोल रहा हूं जैसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्या मतलब है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। अभी इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसके पीछे जो है मंशा क्या थी। अभी तक आप सिर्फ पढ़ते होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह था एक। भैया मैं टिश्यू पेपर लेकर आया था, जरूरत पड़ेगी दोस्त। माफ करेंगे मुझे, आज मैंने आपसे पहली माफी मांग ली है ना। ओके, क्या बोलेंगे? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया। अब इसको समझे, इंडिविजुअल सत्याग्रह है क्या, कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर
1940 को। कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार। पवनार एक आश्रम था। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ। देखो, गांधी जी की मंशा क्या थी? अब इस टाइम पे सब लोगों ने बोला कि भाई यार ये अंग्रेज हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, अंग्रेज हमको बहका रहे हैं, तो सब लोगों ने गांधी जी से बोला कि कोई एक मास मूवमेंट करते हैं, मतलब एक बड़ा आंदोलन इस समय पे छेड़ देते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी मास मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाते हैं, अभी मेरे पास एक तरीका है। वो तरीका यह है कि लिलितको ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि भाई भारतीय हमारे साथ है। पहले तो उसने हमारा जो राइट टू स्पीच छीना है, जो उसने हमसे बोलने की स्वतंत्रता छीनी है, पहली लड़ाई तो हमें उसके खिलाफ लड़नी होगी। यानी हमको अभी बोलना होगा। क्या करना होगा? अभी राइट टू स्पीच छीना गया हमसे, तो अभी हम पहले बोलेंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि हम इस ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं है, हम ब्रिटिश सरकार के साथ में नहीं है। तो उसके लिए क्या होता था? व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति चलता था, जिला मजिस्ट्रेट को उस जिले में, जिस जिले में उसको भाषण देना होता था, वहां के जिला मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी भेजता था पहले कि भैया मैं यहां पर आऊंगा इस जगह। ऐसे नहीं था ऐलान करके कि भैया मैं कल यहां आऊंगा, यहां मैं अपनी स्पीच दूंगा, तुम पे अगर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तो तुम कर लेना। इतना ओपन चैलेंज। यानी हमको बोलना है किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ। हमको बोलना है सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशियर्स जो हमारी परमिशन के बिना हमको शामिल कर रहे थे, जो उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमारा ये अधिकार छीन लिया था, हमको बोलना है। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, पहले व्यक्ति कौन जाएंगे? जो इसमें पहले व्यक्ति थे, याद रख लेना, इसमें पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले गए, आपका आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। गिरफ्तारी होती थी इन लोगों की। विनोबा भावे सबसे पहले इनको भेजा गया। दूसरे व्यक्ति थे, बोले कि भाई हमारी जो बोलने की आज़ादी छीनी गई है ना, पहले हमें उसके लिए काम करना है, अभी मास मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में आज़ाद हिंद फौज उधर से आ रही है, कहीं ऐसा ना हो एक मास मूवमेंट हो तो लोग इस समय हिंसा करें और दोनों चीज़ें आपस में मिल जाए और बहुत बड़े उसके नुकसान हो जाए। तो डर रहे थे गांधी जी से थोड़ा, एक बड़े आंदोलन से। दूसरे व्यक्ति, अगर हम बात करें दूसरे व्यक्ति इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति कौन थे? बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था, आप सब जानते होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो तीसरे व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति कौन बने थे इसमें? ब्रह्मदत्त थे। तीसरे व्यक्ति इसमें ब्रह्मदत्त बने। ये सब लोग क्या बोलते थे भैया? जाकर के, बात समझ गए क्या था व्यक्तिगत? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग समझ गए होंगे जी भैया। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? अपना जो राइट टू स्पीच है उसको अफर्म कर रहे थे। आपसे मैं कभी भी पूछूंगा इन फ्यूचर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पीछे मकसद क्या था, गांधी जी ने क्यों चलाया था? तो राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए। अफर्म का मतलब हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसको पक्का किया जा रहा था कि भाई हम बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो इन तीनों लोगों को या अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला वो दो फेस में चला। पहले तो अकेला आदमी चलता था, अकेला आदमी चलता था भैया, आगे आगे और अपना स्पीच देता था, गिरफ्तारी देता था। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, इसकी बात ज्यादा दूर तक नहीं जा रही है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम गांवों से होते हुए जाओ, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए चलो एक आदमी, और इस बार अपने साथ लोगों को भी जोड़ो, अपने साथ लोगों को भी ले लो। अभी तक क्या था? अभी तक तो सिर्फ एक पर्सन होता था। अभी गांधी जी ने बोला कि भाई तुम जो अकेले अपने साथ चल रहे हो, तो तुम अपने साथ लोगों को जोड़ो भी, ठीक है, अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ लो, ठीक है। हाथ पांव अलग अलग बना दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ लोगों को चल दो और लोगों को लेके चलो दिल्ली की तरफ। तो यहीं पे बात आई, दिल्ली चलो। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम क्या बोलते हैं? गांवों से होते हुए दिल्ली चलो, मूव टू दिल्ली। तो दिल्ली चलो का जो ये नारा दिया गया, लेकिन ये सारी चीजें कैसी होंगी? पीसफुली होंगी, शांतिपूर्ण होंगी, कोई हिंसा हमको नहीं करनी है, कोई हिंसा हमको नहीं करनी है। सीधे कहां पहुंचना है? हम सब लोगों को दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली की तरफ अब चल दीजिए। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूंगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था वो किसके विरोध में चला था, तो आप कहेंगे या तो लिलिथको की घोषणा, या आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। अगली बात पर आते हैं, वापस चलेंगे, यहां पर ध्यान से देखना। अभी बात करते हैं, जापान युद्ध जीत रहा था, मैंने आपको बताया। जापान ने एक कमाल कर दिया, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पर एक मूवी भी आपने देखी होगी, बहुत चर्चित मूवी है। अब जो पर्ल हार्बर क्या था? अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था। यहां पर अमेरिका के क्या है, फाइटर प्लेन्स खड़े रहते थे, और जापान ने जाके वहां पर 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन उनके उड़ा दिए। पर्ल हार्बर सुना है सबने? इसी वॉर ने जापान को और ज्यादा मजबूत कर दिया। यही वो अटैक है जिसकी वजह से अमेरिका ने परमाणु हमला किया। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिए गए। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो 7 दिसंबर 1939 कहने का मतलब है 7 दिसंबर 1941 को जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ। पर्ल हार्बर कहाँ है? अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अभी उस टाइम की कंडीशन में खुद को रख के देखो कि जापान इस समय पर ग्लोबली बहुत मजबूत दिखाई देता है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। यानी कि जो चर्चिल है, देखो चर्चिल का क्या स्टेटमेंट है भैया, जब भारतीय विरोध कर रहे हैं, चर्चिल का स्टेटमेंट सुनिए इस समय का क्या है। चर्चिल कहता है भारतीय आजाद हो भी गए ना, भारतीय आजाद हो भी गए, हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। ये किसका मानना था?
नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक तो इसकी मंशा नहीं थी भारत को आज़ाद करने की, क्योंकि इसको पता था कि भाई वॉर में जो पैसा वैसा है वो सब हम इंडिया से अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, तो इंडिया को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था चर्चिल। मतलब एटली आएगा, एटली थोड़ा सा उदार रहेगा, लिबरल रहेगा, वो सोचेगा कि भारत आज़ाद होना चाहिए, लेकिन ये जो आपका क्या बोलेंगे चर्चिल है, ये भारतीयों को क्या आज़ाद करना चाह रहा है? मंशा देखिए इसकी, आप कहेंगे नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब जापान की स्थिति बहुत मजबूत हुई, तो जापान की स्थिति मजबूत होते हुए मित्र राष्ट्रों ने इस चर्चिल पर एक प्रेशर बनाया, चर्चिल पर एक दबाव क्रिएट किया कि यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये देखना, ये आज़ाद हिंद फौज जो है, आज़ाद हिंद फौज जो है, यहाँ पे आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जानते हैं मैप पर कहाँ पर है? हर स्टूडेंट के टेबल पर एक मैप होना जरूरी है हमेशा, जहाँ बैठ के आप जिस दीवार पर पढ़ते हैं। हांगकांग देखना आज मैप में कहाँ पर है, आज आपका काम है। वियतनाम देखना कहाँ पर है आज मैप में आप, यानी आप कहोगे भारत के इधर वाला हिस्सा ये आज़ाद हिंद फौज जो है जीत चुकी थी, आज़ाद हिंद फौज जो है ये हिस्सा जीत चुकी थी। और आज़ाद हिंद फौज किधर बढ़ रही है? भारत की तरफ। तो इन्होंने बोला कि यार कल को एक बात बताओ कि अगर इस आज़ाद हिंद फौज को इंडियंस का सपोर्ट मिल गया तब क्या स्थिति होगी? तो यहां पर दबाव बनाया जाता है चर्चिल के ऊपर। किस किसने दबाव बनाया था चर्चिल पर? याद रख लेना, यहां पर यूएसए के राष्ट्रपति थे, यूएसए के राष्ट्रपति, यानी मित्र राष्ट्रों ने ही दबाव बनाया कि भाई अब तो ये करना पड़ेगा। इसमें पहला व्यक्ति था यूएसए के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? रूजवेल्ट। पूछा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये सब घटना यहाँ छुपी हुई है, आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है। चाइना से, ठीक है, चीन के जो राष्ट्रपति थे, चीन में कौन? चियांग केई शेक। और तीसरे व्यक्ति थे आपका यहाँ पर लिखना, ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, नहीं पीएम नहीं, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम था इवोट। इन तीनों ने किस पे दबाव बनाया? चर्चिल पे दबाव बनाया कि यार तुम्हें कैसे भी करके अब भारतीयों को अपने साथ लेना है, कैसे भी करके भारतीयों का जो ये मामला है इसको हल करो। भाई चाइनीज नेम तो चाइनीज में ही होगा ना, अब इसको मैं ये बोल दूं कि तुम इसको सोनू कुमार लिख लो तो गलत होगा, सोनू कुमार थोड़ी ना लिख सकते आप, इसको नहीं लिख सकते। तो इन लोगों ने क्या बोला कि भारतीयों का मामला हल होना चाहिए। अच्छा, ये चाहता है भारतीयों का मामला हल हो, आप क्या समझे अभी तक? चर्चिल चाहता है क्या? आप कहेंगे भैया चर्चिल की तो मंशा हम समझ चुके हैं, चर्चिल तो बहुत ही चालू आदमी है, भारत को बिल्कुल भी मुक्त नहीं करना चाहता है। इसलिए चर्चिल ने फिर से कहा कि चलो भारतीयों को फिर से बहकाते, लेकिन इस बार दबाव में। दबाव किसका है इस बार? मित्र राष्ट्रों का। तो इस बार आया क्रिप्स मिशन। देखो ये वो मिशन है जो सब विफल हुए हैं और एग्जाम में बहुत सफल है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इनसे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, इसके लिए जब मित्र राष्ट्रों ने चर्चिल पर दबाव बनाया तो चर्चिल ने इसको अनाउंस कर दिया। क्या बोलेंगे? क्रिप्स मिशन को चर्चिल ने अनाउंस कर दिया। और घोषणा इसकी कब हुई थी? इसको कब अनाउंस किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। इसको अनाउंस किया गया था कि भाई एक क्रिप्स मिशन होगा, 11 मार्च 1942 को इसको अनाउंस किया गया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? आप अपने शब्दों में लिखें, अब तक आप क्या जाने हैं दोस्त? तो आप कहेंगे भैया अब तक हम जाने हैं क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। आसान से शब्द है, छोटी बात है, याद रखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। सहयोग शायद हम कर भी देते, लेकिन लिलितगो से बड़ी भूल हुई, लिलितगो की बेवकूफ़ी की वजह से चीज़ें बदल गई। ठीक है, 11 नहीं 22 होगा सर। बेटा थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखोगे, धैर्य, ज़्यादा जल्दी खाएंगे तो मुंह जल जाता है। घोषणा हुई और याद रखेंगे, फिर अगला पॉइंट लिखें, 23 मार्च 1942 को, 22 नहीं 23 आएगा, 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। प्यारे बच्चे बनना है हमेशा, एक अगर आप जीवन में धैर्य रखना सीख गए तो सब कुछ आसान है। 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। आपको पता है आप उन बच्चों में से एक होंगे जो जीएस में विशेष होंगे, जो धैर्य रखेंगे। बहुत सारे क्या बोलेंगे आप ही में से, वो कहेंगे कि यार चलो ठीक है कहीं से शॉर्टकट देख लेते हैं, ऐसी कोई वीडियो देख लेते हैं जहां आधे घंटे में पूरी पॉलिटी पढ़ाई जाती हो, या 100 प्रश्नों के माध्यम से जहां पॉलिटी हो जाए, ऐसा कुछ चुन लेते हैं और कमाल कर देते हैं। और वो दरअसल में कभी कमाल नहीं कर पाते, वर्षों तैयारी करते हैं और अंत में फिर जूझ करके बैठ जाते हैं और फिर सारा ठीकरा हमेशा सिस्टम पर फोड़ते रहते हैं। तो या उनमें से बनिए स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। कहां पर आया? दिल्ली आया। क्लास पे फोकस करेंगे, दिल्ली आया। ओके, तो सबसे पहले पूछेगा कहां पे आया था? अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन के? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। कितनी तारीख को आया भारत? 23 मार्च को आया। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात लिखें, 24 मार्च को मीटिंग हुई गांधी जी से। 24 मार्च को क्या होता है? 24 मार्च को, यहाँ पे कई बार ये 27 मार्च भी कई जगह लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 24 मार्च एक सही तिथि है। गांधी जी से मुलाकात होती है, गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी को इन्होंने बताया कि भैया वो बड़ा दबाव है मित्र राष्ट्रों का, एलाइड कंट्रीज का, वो कह रहे भारतीयों का मामला हल होना चाहिए। गांधी जी ने कहा दिखाओ क्या क्या है तुम्हारे पास, क्या लेके आए हो इसमें? कुछ शर्तें हैं। गांधी जी ने पढ़ा उसको। गांधी जी जैसे ही उसको पढ़ रहे थे, गांधी जी ने बोला एक काम करो, पहली फुर्सत में निकल लो,
पहली फुर्सत में निकलने का मतलब समझते हैं। और सच में गांधी जी ने यह जवाब उन्हें दिया था कि तुम पहले ही जहाज को पकड़ लो और वापस लौट जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। अब बहकाने से काम नहीं चलेगी, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो गांधी जी से जो ये मुलाकात है इनकी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना। गांधी जी ने कहा था भैया प्रथम जहाज से, याद रखोगे ना, पहली पहली टिकट लो और कट लो, प्रथम जहाज से निकल लो। छोटे से शब्द लिख लो मेरे, तुम याद रखेंगे, आप समझ गए होगे। इसके बाद में ये जो आया था क्रिप्स मिशन, इसको क्या सिर्फ गांधी जी से मुलाकात के लिए भेजा गया था? नहीं, इसको कहा गया था कोई कांग्रेस का समर्थन लेना है तो कांग्रेस के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उन सबके सामने पेश होना चाहिए। देखते हैं कि वो लोग आपका इस पे एडमिट करते हैं नहीं करते हैं। अब आप सब लोगों को पता है चर्चिल तो बिल्कुल चाहता नहीं कि भारत स्वतंत्र हो, तो चर्चिल ने ऐसी ही शर्तें फिर से भेजी। चर्चिल ने कैसी शर्तें भेजी जिसको इंडियंस पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, जिन पर भारतीय बिल्कुल भी सहमत नहीं थे या जिनको हम पहले ही अस्वीकार कर चुके थे। उसने ठीक है प्रेशर है पहले तो उसको, कहीं ये लोग फिर बोलेंगे नहीं चर्चिल हमने तुमसे कहा था, तो उसने बोला ठीक है इनकी बात भी रह जाएगी और कुछ ऐसी कंडीशंस भेज देता हूं जिन पे इंडियन जो है वो राजी ही ना हो। तो गांधी जी से मुलाकात हुई। यहां पे क्या होता है फिर 30 मार्च को, नोट कर लेना, 30 मार्च को क्या हुआ था, कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऐसे भी बोल सकते हैं, कांग्रेस के सामने प्रस्ताव। तो कांग्रेस पार्टी के सामने प्रपोजल कब आया था क्रिप्स मिशन का? 30 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे याद रख लेना, कांग्रेस के जो यहां पर कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्ताकार थे, आधिकारिक वार्ताकार यानी इस पे जो चर्चा करेंगे, आधिकारिक वार्ताकार, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, ऑफिशियल नेगोशिएटर्स ऑफ कांग्रेस, ऑफिशियल नेगोशिएटर ऑफ कांग्रेस कौन थे? यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो नेहरू जी हैं, नेहरू जी से आप समझ जाएंगे हमेशा पंडित नेहरू की बात करें, देश के प्रधानमंत्री, और साथ में अबुल कलाम आजाद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको मार्क करें। क्रिप्स मिशन पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इवन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीएपीएफ में भी पूछा गया है और आपका क्या पूछेंगे सिविल सर्विसेज दोनों में पूछा गया है। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर अन्य वार्ताकार भी थे, उनको भी कहीं किनारे पर नोट कर लेना, कांग्रेस वाले सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग के सामने भी ये जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग भी तो इंडिया में है, तो इनका समर्थन भी चाहिए अंग्रेजों को। जी भैया, तो बोले मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझा के आना, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू महासभा की तरफ से वीडी सावरकर, बोले भैया हिंदू महासभा भी हमारे साथ होनी चाहिए, ठीक है, वीडी सावरकर जी को ये पढ़ाया गया। और अभी देखना है रोल सबका। जयकर साहब थे यहाँ हिंदू महासभा की तरफ से, जिन्होंने तीनों गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति बोले तो शेड्यूल कास्ट के समर्थन भी हमको चाहिए। और अनुसूचित जाति के नेता कौन थे? उनके अग्रणी नेता थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, तो बोले अंबेडकर जी को भी ये दिखा के आओ। ओके, सिखों की तरफ से, सिखों का भी समर्थन चाहिए, सिखों की तरफ से थे सरदार उज्जवल सिंह, सरदार उज्जवल सिंह, मतलब बहुत सारे लोग थे, ये महत्वपूर्ण नाम है। एक उदारवादी जितने भी लिबरल्स थे उनके लिए बोला गया, आपका उदारवादी जितने भी लिबरल्स थे उनके लिए भी बोला गया। ओके, उनके आपका नेता थे उनके तेज प्रताप सप्रू, जिनको हम तेज बहादुर सप्रू के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब लोगों के पास वो गया, ठीक है। इतनी यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी कि भैया क्रिप्स मिशन भारत में आया, ठीक है। और क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो उसकी घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 को। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी को पता चल गया था क्रिप्स मिशन भारत जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना जो उनका रेडियो था, जिसको आजाद हिंद रेडियो के नाम से जाना जाता है, उस आजाद हिंद रेडियो पर याद रख लेना सुभाष चंद्र बोस जी ने घोषणा कर दी थी कि भैया ये रोटी डालने आ रहे हैं, बहकाने के लिए आ रहे हैं। ये क्रिप्स मिशन जो आ रहा है किसके लिए? एक टुकड़ा लेकर के आ रहा है भारतीयों को बहकाने के लिए। आप सब लोगों को बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। क्या बोलेंगे? आप लोगों को बहकावे में नहीं आना है। वो भारत में आए, गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी ने कहा पहली फुर्सत में निकलो। और 30 मार्च को कांग्रेस के सामने जैसे ही वो आए तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता नेहरू, अबुल कलाम आजाद, ये राष्ट्रपति मत समझ लेना, अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, एपीजे अबुल पाकिर जैनुद्दीन अबुल कलाम आजाद नहीं है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद हैं, ठीक है। बहुत आप उसमें अगर मैं कहूँ बहुत शानदार, या आपका भारत की राजनीति के एक सितारे हैं, ठीक है। सिख सरदार उज्जवल सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के लिए, हिंदू महासभा के लिए वीडी सावरकर और अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर थे। क्या बातें की गई थी क्रिप्स मिशन में जिसके लिए गांधी जी ने कहा तुरंत निकल जाओ? पहली बात क्या थी? पहला बिंदु लिखें, भारत संघ बनेगा। क्या ये बात पहले हो चुकी थी, हाँ या ना? ये बताते रहना बस, आप अपने आप समझ जाओगे चर्चिल की योजना क्या है। भारत संघ बनेगा यानी यूनियन ऑफ इंडिया विल बी फॉर्म्ड, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया विल बी फॉर्म्ड। क्या ऐसी बात आपने कहीं देखी थी पहले? भैया भारत संघ बनाने की बात तो पहले ही हो गई थी। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि इसमें क्या होगा, जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे भैया? आप जानते हैं, पहले 8 थे, 3 फिर बढ़ गए थे, मैंने आपको बताया था। बोलेंगे एक उत्तर पश्चिम बढ़ गया था, बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे, एक उससे बढ़ गया था, और एक आपका सिंध बढ़ गया था। याद है दोस्त या नहीं है? ब्रिटिश प्रांत थे आपके, और एक थी आपके प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत। जिन देसी रियासतों ने क्या बोल दिया था, आपको याद हो, अखंड भारत में यानी कि भारत में शामिल होने से उन्होंने क्या बोल दिया था, मना कर दिया था, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला कि भारत संघ बनेगा, ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र, यानी ब्रिटिश प्रांत थे आपके 11, कमिश्नरी क्षेत्र थे 500 से ज्यादा देसी रियासतें थी, और साथ में एक छूट और दे दी कि आपकी मर्जी होगी, मर्जी होगी आपकी,
चाहे तो शामिल हो या ना हो, चाहे तो आप इसमें शामिल हो, यानी कि यूनियन को आप बनाएं, चाहे तो ना हो। ये दो शर्तें दे दी, चाहे तो ना हो, यानी कि इट विल बी एट पर योर चॉइस, यह तुम्हारी चॉइस पर होगा, यह तुम्हारी चॉइस पर होगा। मेरे पास एक यंत्र है, तो भैया अगर ऐसे हो जाता तो भारत के बहुत सारे टुकड़े नहीं हो जाते। जैसे भारत में 500 से ज्यादा, सब बोल देते मैं भी अलग हो जाऊंगी, साथ में ये बोले कि भी तुम अपना संविधान भी बना सकते हो अलग से, चाहे तो तुम भारत के संघ में शामिल हो जाओ और तुम चाहो तो अपना संविधान अलग से बना लो। अब जैसे यूपी में अलग संविधान हो जाए, एमपी में अलग हो जाए, और उस समय तो 500 रियासतें थी, तो भारत के टुकड़े नहीं हो जाते क्या? तो इस चीज को कि भारत के टुकड़े हों, कि क्या आप एक भारतीय होने के नाते उस समय की स्थितियों में आप स्वीकार करते या नहीं? आप स्वीकार करते या नहीं, बताएंगे भाई? हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, भारतीय होने के नाते तो बिल्कुल नहीं। भारत को राष्ट्रमंडल और दूसरी बात स्वीकारते रहना इनको, हाँ या ना, राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, होने की स्वतंत्रता होगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हो गया फ्रीडम टू ज्वाइन, फ्रीडम टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में कितने देश बताए थे कब मैंने कल? एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कल कितने देश मैंने बताए थे? कॉमनवेल्थ का क्या मतलब होता है कल मैंने आपको समझाया था। आप कहेंगे भैया कॉमनवेल्थ का मतलब होता है, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है आपका कि जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे हैं। 54 कंट्रीज है भैया, बहुत शानदार। तो उन्होंने बोला कि आप चाहें तो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करें और चाहे तो ना ज्वाइन करें, ठीक है। तीसरी बात क्या की गई यहाँ पे? एक संविधान सभा होगी, यहाँ पहली बार बात हुई संविधान सभा की, जिसको आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो, यहाँ पे बात होगी संविधान सभा जो होगी वो संविधान बनाएगी, संविधान सभा संविधान बनाएगी। बच्चों नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना अपने? कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेक बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा जो होगी वो क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेक बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। अब इसमें संविधान सभा बनाएंगे तो एक संविधान सभा में लोग होंगे, तो उन्होंने बोला जितने लोग ब्रिटिश क्षेत्र से आएंगे भैया, ब्रिटिश क्षेत्र का मतलब जो 11 प्रांत मैंने आपको बताए थे, 11 प्रांत क्लियर है दिमाग में? 11 प्रांत कौन से हैं जी? तो जो ब्रिटिश एरियाज हैं वहां से जो लोग आएंगे वो आएंगे इलेक्शन से, यानी कि वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो उनको चुनाव करेंगे। और जो देसी रियासत होंगी, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स देसी रियासतों से क्या होगा कि वहां का राजा जिसको चाहेगा कि भाई वहां का संविधान वो बनाए, तो राजा जिसको भेजेगा, राजा जिसको नॉमिनेट कर देगा, जो नॉमिनेटेड होगा वो आ जाएगा। तो ये क्या होंगे? इनको बोल दिया अपॉइंट में किया जाएंगे, इनको नॉमिनेटेड किया जाएगा, और ये आएंगे ब्रिटिश क्षेत्रों से, ये चुनावों से आएंगे। दोनों बातों में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया, ठीक है। संविधान सभा की बात समझ में आ रही है। चौथी बात हम करते हैं, चौथी बात की गई यहाँ पर, चौथी तो बात की ना हमने अभी, तीसरी बात की थी हमने, चौथी बात कर लेते हैं। पहली तो हमने भारत का संघ बनेगा, भारत राष्ट्रमंडल में शामिल किया जाएगा, और आपका हाँ चौथी बात की गई डोमिनियन स्टेटस देने की। ये बात फिर से दोहरा रहे हैं या नहीं? आप भी परेशान हो गए होंगे डोमिनियन स्टेटस से। डोमिनियन स्टेटस समझ गए ना? क्या था आपका कि आंतरिक मामलों पर, सभी मामलों पर हम बनाएंगे, लेकिन जो आपका जो राजा रहेगा वो कहाँ का रहेगा? वो ब्रिटेन का रहेगा। बार बार वही बात कर रहे हैं अंग्रेज। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, इसको तो छोटा सा ही शब्द लिख लो भैया। वही बात है, वायसराय की जो काउंसिल है उसमें बोल दिया गया सभी भारतीय होंगे। वायसराय की परिषद में जो उसकी कार्यकारिणी होती थी, परिषद में बोल दिया गया कि अब सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे। इन द काउंसिल ऑफ वायसराय, इन द काउंसिल ऑफ वायसराय, पहले तो देखा इन्होंने थोड़ा 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 एक एक दो दो करके एंटर किया, अब ऐसी कंडीशन इनके सामने आ गई है, इन द काउंसिल ऑफ वायसराय देयर विल बी ऑल इंडियंस, सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, ये चीजें आप देखें, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? भाई भारत संघ बनेगा, उसको कह रहा है कि जिसकी मर्जी है वो शामिल हो जाओ, जिसकी मर्जी नहीं है वो मत शामिल हो। तो आप क्या बोलेंगे इस बात को? आप कहेंगे तो गलत बात है, तो भारत में तो भाई 500 रियासतें बोलेंगे कि हम सब अलग होंगे, 500 रियासतों के 500 कानून होंगे, तो देश तो बांटने की प्रयास है, ठीक है। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता, तुम कौन होते हो भैया इस बात को कहने वाले? हम तो पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे हैं, तो वो तो हमारा ही डिसीजन होगा, हम संप्रभु बनने की तरफ जा रहे हैं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। संविधान सभा संविधान बनाएगी, कॉमन सी बात है भैया, हम देख लेंगे उसको। डोमिनियन स्टेटस हमको एक्सेप्ट ही नहीं है। वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे, हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, आप कह रहे हैं कि परिषद में भारतीय होंगे। अधिराज्य आपको चाहिए क्या? डोमिनियन स्टेटस क्या आपको चाहिए था, या फिर 1929 के बाद हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था? आप क्रिप्स मिशन के सभी बिंदुओं पर विचार करें और मुझे यह बताएं, क्या क्रिप्स मिशन के जितने भी बिंदु हैं वो सब दोहराए गए बिंदु नहीं है? क्या कोई ऐसी विशेष बात की गई जो भारतीयों को लुभा पाए? आप कहेंगे नहीं भैया। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा था इसको, पहले तो पट्टाभी सीतारामैया जी का स्टेटमेंट है, पट्टाभी सीतारामैया,
गांधी जी के करीबी व्यक्ति थे। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ आप लोगों को पता होना चाहिए, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, 1938 में 1938 में आपका एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और 1939 में आपका एक हुआ था त्रिपुरी संघ अधिवेशन, जिसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ चुनाव कौन लड़े थे? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ में जो पट्टाभी सीतारामैया जी थे उनको समर्थन प्राप्त था गांधी जी का, यानी गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने उनका खूब प्रचार प्रसार किया। गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार होगी। फिर भी पट्टाभी हार गए। 1370 वोट ही मिल पाए थे उनको 1377, और सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 यानी 1580 वोट मिले थे। लेकिन फिर जो कांग्रेस की आपका कार्यकारिणी है उसने इस्तीफा दे दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भी फिर कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। उसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में, और फिर उनके ऊपर जब निगरानी की गई तो उन्होंने बहुत सारे वेश बदले और वो कहाँ पे पहुंच गए थे? जर्मनी, जहां पर उन्होंने 1941 में क्या बनाया था आपका, बोलेंगे 1941 में जर्मनी में क्या बनाया था? फिर इंडिया सेंटर बनाया था वहां पर। ओके, वापस आते हैं। तो मैंने बोला कि पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है ये सिर्फ। क्या ये ज्यादातर बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी या नहीं? यानी आप समझ गए कि चर्चिल ने तो भैया दबाव में सिर्फ बोल दिया है। क्या बोला? इसको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अगस्त ऑफर। ये किसने कहा था? क्रिप्स मिशन को मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अगस्त ऑफर किसने कहा था? आप कहोगे पट्टाभी सीतारामैया ने। गांधी जी का स्टेटमेंट सुनिए इस पर। गांधी जी ने क्या कहा था बताएंगे? आपने भी देखा होगा, परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कह दिया था टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। भाई आप चेक के बारे में क्या जानते हैं? पहली बात तो आपको चेक पता होना चाहिए। बैंक का चेक होता है, हाँ, तो उस पर एक डेट डली होती है कॉर्नर पे, ठीक है, जिस पर लिखा होता है इसके 3 महीने के अंदर इसको आप भुना सकते हैं, यानी इससे पैसे निकाल सकते हैं। गांधी जी कह रहे हैं आप जिस ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं ना कि वो हमको ये सुविधा देगी, वो खुद खत्म होने वाली है। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम तो अब युद्ध में ही कमजोर हो, और तुम्हारा कोई अभी स्थिति नहीं है, तुम वैसे ही खुद कमजोर हो। तो तुम्हारा तो बैंक है ना, यानी कि जो देश है, बैंक यहाँ पे देश को संबोधित कर रहे थे वो। उनका टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। और एक ऐसा भरोसा है, क्या कह रहे थे कंडीशंस में? युद्ध के बाद में। हर बात में ये बोलते थे युद्ध के बाद में, हर स्थिति में ये क्या बोलते थे? हर स्थिति में ये बोलते थे कि भैया युद्ध के बाद में। उन्होंने बोला कि यार ठीक है, अभी तुमको ही नहीं पता कि फ्यूचर में होगा क्या, युद्ध में होगा क्या, ये तुमको ही नहीं पता है कि युद्ध के बाद तुम ये बोल रहे हो। तो गांधी जी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा। यानी किसने? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। ये किसने कहा था? अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ये कहा था गांधी जी ने। और यहां पर नेहरू जी ने कौन से शब्द जोड़ दिए थे? हुज बैंक इज अबाउट टू बैंकरप्ट। हुज बैंक इज अबाउट टू गो टू बैंकरप्ट, जिसका बैंक भी दिवालिया होने वाला है। ये शब्द किसने जोड़ दिए थे बाद में? नेहरू जी ने क्या जोड़ दिया था? हुज बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। ये ऐसे बैंक का चेक है जिसका, लिख लेना, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। बैंक दिवालिया का मतलब कुछ नहीं बचता जिसके पास में। बोले तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचने वाला, तो तुम बस झूठी बातें कर रहे हो। जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। तो कहने का मतलब है क्रिप्स जो है ये अपने उद्देश्यों में सफल हुआ। आप कहेंगे भैया इनका उद्देश्य नहीं था, ये तो चाहते ही थे कि यह सफल हो। चर्चिल क्या चाहता था? ऐसी शर्तें देके भेज देते हैं जो असफल ही हो, क्योंकि मित्र राष्ट्र भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो तो एक दबाव में आया। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1942 को नोट करना, पूछा जाता है क्रिप्स मिशन वापस कब गया था? 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। अब भारतीय समझ गए कि ब्रिटिश सरकार हमको मूर्ख समझ रही है। क्रिप्स मिशन वापस चला गया, और गांधी जी को भी ये समझ में आ गया। क्रिप्स मिशन कब रिटर्न हुआ था भैया? 11 अप्रैल को। गांधी जी को भी समझ में आ गया कि भैया अब छिटपुट घटनाओं से काम नहीं चलेगा, टीनी मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, छोटे आंदोलनों से काम नहीं चलेगा, अब एक बड़ा आंदोलन करना होगा। तो बहुत बार पूछा जाता है क्रिप्स मिशन की विफलता की वजह से कौन सा आंदोलन देश में शुरू हुआ? जरा आप लोग भी बताएं, सोचिए 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखना क्रिप्स विफल हुआ, होना ही था भैया। क्रिप्स की विफलता के क्या प्रभाव हुए? क्रिप्स की विफलता का प्रभाव क्या हुआ? क्या प्रभाव हुआ था बताएंगे? क्रिप्स की विफलता का प्रभाव यह हुआ, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्स फेलियर। इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्स फेलियर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप लोगों को याद रख लेना कि 14 जुलाई को, इसको 14th ऑफ जुलाई 1942 को, 14 जुलाई, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना भैया इसको, 14 जुलाई 1942 को, 1942 को, जो आपका कांग्रेस की कार्य समिति थी, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस कार्य समिति ने
वर्धा, वर्धा जो कि आपका साथी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। वर्धा, वर्धा में क्या किया था, वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को, कि भैया हमको इनको भगाना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिशियर्स माफ करेंगे भैया। भैया क्रिप्स मिशन के मेंबर्स तो लिखा दो दोस्त। क्रिप्स मिशन पॉलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, वो हिस्ट्री का, उसको पढ़ेंगे वहाँ हिस्ट्री में बड़े ध्यान से। अभी पॉलिटी के लिए जो जरूरी है उसको जानिए सिर्फ। ऐसे ही एक बच्चा कह रहा था, मैंने देखा 1961 का एक्ट, जब 1861 का एक्ट मैंने पढ़ा है, बोला भैया आपने तो उच्च न्यायालय तो लिखवा ही नहीं, आप तो अधूरा अधूरा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा ऐसे ही एक बच्चे ने और लिख रखा, तो भैया 1861 के एक्ट में तो आपने तो उच्च न्यायालय बताया नहीं, 1862 में आपका कलकत्ता में उच्च न्यायालय बना था। मैंने कहा भाई वो उच्च न्यायालय अधिनियम है, वो हाई कोर्ट एक्ट 1861 है, और हम पढ़ रहे हैं आपका क्या, इंडियन चार्टर एक्ट। हम चार्टर एक्ट को पढ़ रहे थे 1861, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, जब हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन कौन कौन व्यक्ति आए थे, कौन कौन उनमें मेंबर थे, वो सब पढ़ेंगे। ये प्लीज आगे आएंगे। 14 जुलाई 1942 को क्या बोलेंगे, आपका कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो। भैया प्लीज पीडीएफ से पढ़ाइए, बेटा तुम्हारा ये नाटक हमेशा रहता है, कभी पीडीएफ से पढ़ना होता है तुमको, पीडीएफ से पढ़ाए तो हाथ से लेके, स्टैटिक जीके को पीडीएफ से पढ़ेंगे, ओके, स्टैटिक जीके को, क्योंकि उसमें लिखने जैसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे फिगर्स वगैरह की उसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन पॉलिटी हिस्ट्री तो हाथ से लिख के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, साथ साथ आप आसानी से, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास पर्सनल मैसेज करके कि भैया हम साथ साथ कनेक्ट करके नोट्स बना पाते हैं, पीडीएफ से एकदम भागने जैसा हो जाता है। ठीक है ना, एक बार थम्स अप करके बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे नोट्स बनाने में आपको, ऐसे ही मस्त है ना, ओके। तो कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा, वर्धा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, एक प्रपोजल बनाया और उसमें बोला क्विट इंडिया, क्या बोलेंगे, ब्रिटिशियर्स क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बात की गई, ठीक है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने। और यही 8 अगस्त आप लोगों को याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी मैदान में गए, कहाँ पे, आपके ग्वालियर टैंक मैदान, जो कहाँ पर है ये आपको बताना है, ग्वालियर टैंक ग्राउंड, ग्वालियर टैंक ग्राउंड आपका जो कि कहाँ पर है, मुंबई में। और यहाँ से शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्रिप्स की विफलता की वजह से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो आप कहेंगे भैया क्विट इंडिया, QIM इसको हम बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। और इसी डेट को हम बोलते हैं आपका क्या, इसी डेट को हम बोलते हैं आपका क्या, अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में ये शुरू हुई, तो अगस्त रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। तो देखा अगस्त नाम से मैंने क्या कहा था, आगे चल के हम अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम अगस्त क्रांति भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक शब्द और आपको पढ़ाया था, आज हमने अगस्त प्रस्ताव को पढ़ा, आज हमने अगस्त क्रांति को जाना, इससे पहले हमने कौन से अगस्त को जाना था, एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखें। तो क्या बोलेंगे, इसी को अगस्त रिवॉल्यूशन भैया हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगस्त रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। बस आप मेरे साथ धीरे 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 चलते रहें। यहां पर गांधी जी ने कौन सा नारा दे दिया था, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई का नारा यहां पर दिया गया, ठीक है, क्या बोल दिया गांधी जी ने, करो या मरो, करो या मरो का नारा दे दिया गया, ठीक है। अब समझना, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नारा दे दिया गया, करो या मरो। भैया अगस्त घोषणा हमने इससे पहले पढ़ा था, अगस्त अनाउंसमेंट, है ना, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं यहां पर, तो गांधी जी ने लोगों से क्या बोला, क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने क्या बोला लोगों से, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1942 में। गांधी जी लोगों से कहते हैं कि भैया जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी आपका लोग सरकारी नौकरी में है, वो अपनी जॉब ना छोड़ें। ऑफिसर्स जितने भी थे उनको क्या कहा गया, जितना भी अधिकारी वर्ग था, जितने भी लोग नौकरी पेशे वाले थे, उनसे कह दिया गया कि भाई आपको अपनी जॉब जो है ना वो बनाए रखनी है, जॉब छोड़नी नहीं है। जैसा गांधी जी ने आपका, आप लोगों को याद हो असहयोग आंदोलन जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गांधी जी ने कहा था कि आप सब मेरे साथ आ जाओ, 1 वर्ष में हम पूर्ण स्वराज को पालेंगे। तो वहां पर लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, लोगों ने अपनी खेती करनी छोड़ दी थी। तो यहाँ पर गांधी जी को वो समझ आ गया कि उस सबका फायदा नहीं होता, गांधी जी का अपने पद पर रहो, लेकिन किसका, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं उनको, उनका विरोध करो, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलो। ब्रिटिश सरकार की नीति का क्या करना होगा आपको, उसको अपोज करना होगा, अपोज करना होगा, उसको विरोध करना होगा। बात समझ में आई, मतलब जॉब नहीं छोड़नी। दूसरा एक बड़ा वर्ग था यहाँ पर जिसकी जरूरत थी, वो था सोल्जर्स का, सिपाहियों का, सोल्जर्स का, सिपाहियों का। जितने भी सिपाही या तैनात थे उनसे कहा गया कि भैया आप भी अपनी जॉब पर बने रहें, लेकिन ब्रिटिश सरकार आपको जो भी आदेश देती है वो आपको आदेश नहीं मानने। क्या बोलेंगे, जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने हैं या नहीं, आप कहोगे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने हैं, जॉब पर बने रहना है। तीसरा जो आदेश दिया गया आपका, जो मतलब आदेश क्या, एक एक्सपेक्टेंस थी कि भाई ये लोग ऐसा करेंगे तभी ये सफल होगा। पीजेंट्स यानी कि जो कृषक वर्ग था, जो किसान भाई थे, जो कृषक बंधु थे हमारे, उन सब से कहा गया कि भैया तुमको अब ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम लोग खेती करनी छोड़ दो, तो जो एग्रीकल्चर है वो आपको करना है, लेकिन क्या करेंगे, जो आप ये टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, ये नहीं देना है।
ये विरोध के तरीके हुए। भैया भारत छोड़ो कई जगह 9 अगस्त लिखा होता है, हाँ ठीक लिखा होता है। 8 अगस्त 1942 एसएससी द्वारा डेट मानने, इसलिए मैंने आपको 8 अगस्त बताई है, जबकि यूपीपीसीएस उसको 9 अगस्त भी मान चुका है। तो एग्जाम में जब आएगा 8 या 9 में से कोई एक डेट आएगी, कभी भी आपको विभेद मिलेगा तो क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा है, क्योंकि 8 अगस्त गांधी जी मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें एक काकोरी एक्शन हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी एक्शन। गांधी जी उसकी 17वीं एनिवर्सरी पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे। गांधी जी कह रहे थे इसको 9 अगस्त को शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि वर्धा में जो प्रस्ताव बना उसके लिए टाइम ही इतना लगा, लेकिन इस समय पर बोले कि अंग्रेज सरकार इसको शुरुआत में ही दबा देगी, तो ये 8 अगस्त की रात को ही शुरू हो गया था। इसलिए कई अखबारों को तो इसको पता चला 9 अगस्त का, तो उन्होंने जो आपका खबरें छापी वो 9 अगस्त को छापी। ठीक है, तो पीजेड यानी कि कृषक, उनको क्या बोला खेती करिए, लेकिन क्या बोलेंगे यहाँ पर आपको विरोध करना है। अब इतना तकड़ा ये विरोध हुआ कि जगह जगह कहीं पे लोग पटरी उखाड़ रहे थे, कहीं पे ब्रिटिश जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके संचारी, कहीं ऑफिस लूटे जा रहे थे, कहीं पे अंग्रेजों को पीटा जा रहा था। 1942 में एकदम से बवाल हो गया, अंग्रेज तो भैया जान बचाते भाग रहे थे। इसी समय पर देश में पैरेलल गवर्नमेंट बनी। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है समानांतर सरकारें। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब समानांतर सरकारें देश में बनी थी। कोई एक समानांतर सरकार का नाम आप भी लिखिए। समानांतर सरकार यहाँ पे बनी, जैसे एक बनी थी आपका बलिया में, चित्तू पांडे ने, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम बहुत विस्तार से, है ना। बलिया में किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने, जिनको क्या बोलते, बागी बलिया भैया, चित्तू पांडे जी ने यहाँ पे बनाई। और सतारा में आपका बनी थी, वाईवी चौहान ने बनाई थी। तमलुक में बनी थी, वेस्ट बंगाल में, तमलुक वेस्ट बंगाल में, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती जी ने बनाई थी। और एक तलचर में, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बना ली थी, तलचर ओडिशा में। तो यहाँ पे स्थानीय सरकारें बन गई। स्थानीय सरकारें का मतलब है कि भैया ब्रिटिशियर्स तो कहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिजी, इधर भारतीयों से क्विट इंडिया मूवमेंट से बचने में बिजी, तो हालत खराब है उनकी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो आपका अनाउंस कर दिया कि भैया अपनी गवर्नमेंट हम खुद चलाएंगे। ठीक है, बागी बलिया में चित्तू पांडे जी ने इसको सबसे पहले किया कि भैया हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका एक अच्छा प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा है, हाँ या नहीं, ये आपको बताना है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी भैया बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट में कौन नहीं था उस समय की भारत की पार्टियों की स्थिति देखिए। क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, क्या इसको हिंदू महासभा का समर्थन मिला था? बोलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कौन सी पार्टी थी, याद रखना, जिन्होंने समर्थन नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, जिन्होंने समर्थन नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसका समर्थन प्राप्त नहीं था? पहली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लिखिए सीपीआई। जो बच्चे पूरा नाम ना जानते हो तो जरूर लिखें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरी थी आपकी मुस्लिम लीग। कौन आपका? मुस्लिम लीग। क्यों नहीं किया था इस पर भी बात करेंगे अभी, समर्थन। और तीसरी थी आपका हिंदू महासभा, जिसके प्रमुख कौन थे? वीडी सावरकर जी थे उस समय। क्या आप लोग बोलेंगे इस समय, क्या बोलेंगे आप? देखो यहां पर एक मामला समझिए। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने बोला यूएस, जो आपका ब्रिटेन यूएसए एक साथ थे, यूएसए के ब्रिटेन के साथ में, ब्रिटिश सरकार के साथ में रूस था या नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? बताएं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें ब्रिटेन के साथ रूस था या नहीं था? जी भैया। तो रूस एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप इधर, कम्युनिस्ट का मतलब क्या बोलते हैं आप? साम्यवादी हैं। साम्यवादी का मतलब क्या होता है कि आप देश में हर वर्ग को बराबर दृष्टि से देखना चाहते हैं, संसाधनों को आप बराबर दृष्टि से देखना चाहते हैं, आप किसी धर्म के जाति के पक्ष में नहीं है। ओके, तो ऐसा ही रूस में है। तो इन लोगों ने बोला, सीपीआई ने, भाई हम तो रूस कम्युनिस्ट कंट्री है और रूस जिसके साथ है हम उसी के साथ में। यानी सीपीआई ने किसको सहयोग कर दिया? सीपीआई ने क्विट इंडिया मूवमेंट में समर्थन भारत को ना देकर के किसको दिया? ब्रिटेन को दिया। किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। मुस्लिम लीग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुस्लिम लीग कहती थी कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं जाना है, भारत आजाद हो गया तो इन भारत के नेताओं का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। इनको यह विश्वास था कि ब्रिटेन ये युद्ध जीतना चाहिए। और ब्रिटेन ने एक वादा कर रखा था, आप सबको पता होना चाहिए, 1940 में पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उनको यह विश्वास था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की व्यवस्था कर सकती है। इसलिए ये लोग भी क्या चाहते थे कि कौन जीते, कौन जीते? तो आप कहेंगे भैया इनका तो पक्ष सीधा सीधा ब्रिटेन की तरफ था, यानी कि ये भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करें, वाई सपोर्ट करें। अब इनको पता है हिंदू महासभा को कि भाई जो ये ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है ये क्या करेगी आपका? ब्रिटिश सरकार क्या करेगी आपका? ये मुस्लिम लीग के हित के फैसले लेगी या नहीं लेगी, यानी ब्रिटेन ही पाकिस्तान देगी। तो हिंदू महासभा भी इसी बात को लेकर के विरोध में थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ गए? अब आते हैं अगली बात पर। यहां पर एक नेताजी आए बीच में, और नेताजी ने कहा भैया मुस्लिम लीग और हिंदू सभा या कांग्रेस इन सब के बीच हम एक आपका अलायंस कराते हैं, जिसको कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। 2-4 बिंदु और लिखेंगे फिर हमारी आज की कक्षा का अंत होगी। सी गोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? ये राजगोपालाचारी कौन है? गांधी जी के समधी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या कोशिश की थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता करवाने के लिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण हो जाए। और कब आया था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? ये आया था जुलाई 1944 में।
मतलब एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए कैसे भी, ये लोग जो अलग थलग भाग रहे हैं, तो ये क्या बोला था इन्होंने, देखना इनकी चीज़ कैसे एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इन्होंने बोल दिया कि जैसे भारत है, उस समय के भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था ये भी क्या इंडिया का था, आज जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वो भी क्या इंडिया का था, या हाँ या ना। तो इन दो एरियाज में क्या था, मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, ये आज आप भी जानते होंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या बना था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर था। पाकिस्तान जब बना था 1947 में तो दो पाकिस्तान थे, एक तो इधर था ईस्ट पाकिस्तान और इधर था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बना दिया। तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे आपका। अब इन्होंने बोला कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का क्या हो जाएगा, आपका सीमांकन करा लेंगे। सीमांकन बोले तो डिमार्केशन करा लेंगे एक, जहां पे क्या बोलेंगे आपका, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है उसका डिमार्केशन हो जाएगा। और वो डिमार्केशन जो होगा वो आपका वहां पर वोटिंग के आधार पर देख लेंगे। किसके आधार पर, वोटिंग के, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, वोटिंग के आधार पर क्या देख लेंगे आपका, क्या देख लेंगे कि भैया कितना हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए। यानी ये इस समय पर इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र आपका देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि वहां की जनता से वोटिंग करा लेंगे, ठीक है, जो आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उस वोटिंग के बाद में हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि भाई कौन सा एरिया दिया जाए। जैसे ही जिन्ना ने ये नाम सुना, जिन्ना भड़क उठा। किसने विरोध किया था, मुस्लिम। आपसे पूछे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले का, क्यों, क्योंकि किसकी बात की गई थी, वोटिंग की बात की गई थी। और जैसे ही वोटिंग के आधार पर बात हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। अब एक छोटी सी बात और मुझे बताएं, किसने अपोज किया था, तो ये क्या विफल रहा था आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी। उन्होंने बोला हाँ ये भी विफल रहा, ये भी विफल रहा। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट देश में चल रहा था तो आपने इतिहास में पढ़ा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, हाँ या ना। जैसे ऑपरेशन जीरो चलावर करके आपके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको आगा खां पैलेस में रख लिया गया, ठीक है। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम मात्र के नेता थे जो बाहर थे। उन्हीं नेताओं में एक थे भूला भाई देसाई। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है जिसको हम बोलते हैं आपका देसाई, लिख लेना, भूला भाई देसाई और लियाकत, देसाई और लियाकत, ठीक है, समझौता हुआ एक। इन दोनों ने भी बात की। अभी दोनों लीडर्स बाहर थे, सब अपना अपना दिमाग अलग अलग लगा रहे थे। ये कौन है, इनका नाम लिख लेना पूरा, भूला भाई देसाई। और ये कौन है, लियाकत अली खान थे। इन दोनों ने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों ने बोला कि दोनों को 50-50% सीट देंगे, 50% सीट हिंदू और मुसलमानों को, ठीक है, वोटिंग के आधार पर नहीं। तो ये भी क्या रहा था, ये भी विफल रहा था। इसको बाकी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोगों के बीच का समझौता है। यानी बीच में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग ऐसे भी करके भारत से अलग होने की बात ना करे। क्योंकि यहाँ पे भूला भाई देसाई ने क्या कहा, कल को हमारे देश की जब सरकार बनेगी, हम देश में एक केंद्रीय सरकार बनाएंगे, उस सरकार में जो मंत्रिमंडल होगा उसमें 50% तो हिंदू होंगे और 50% मुस्लिम होंगे, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ व्यवस्था की गई। दरअसल में अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं, उसमें व्यवस्था ये थी कि 40-40 में तो आपका मुस्लिम और हिंदू और 20% में बाकी माइनॉरिटीज होंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे, आगे आते हैं। बच्चा इसमें विस्तार से लिखने की क्या बात है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण की बात की गई। अब इसके लिए मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा, पूरा सेंटेंस। तो ऐसे तो दोस्त फिर तो ये बात हुई कि आप पहली क्लास के छात्र हैं, पहली कक्षा के। ऐसा ना करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। इसमें कुछ ऐसा मुझे बताएं एक बार, कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में, आप बताएं। फिर मैं लिखूंगा तो फिर तो बहुत लंबी अवधि लगेगी, फिर तो वर्षों चले जाएंगे दोस्त हमको। ऐसे अपनी भाषा में लिख लिया करो, खुद लिख लिया करो पूरा। कोई दिक्कत तो नहीं, बताएं एक बार, नो लिख करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बताएं। हाँ, इतने छुटके बच्चे नहीं बनना है। कोई कोई बहुत छुटका बच्चा आ जाता है एकदम से, बहुत छोटा बच्चा, अभी पैन पकड़ा बेचारे ने। आज तक जो घर वाले बोल रहे थे पढ़ना है तो तब तो पढ़ता नहीं था, अब उसको लग गया गुरुजी की क्लास में आके एकदम से हीरो बन जाना है। देखो वेविल योजना क्या है, वेविल प्लान, इसको समझें। लिलिथगो ने भैया किए कराई पर सब पर पानी फेर दिया। लिलिथगो से बोला भैया तू एक काम कर, वापस आ। 1943 में इसको वापस बुला लिया गया। लिलिथगो वापस आया और लिलिथगो की जगह कौन आए थे आपको भैया एक बार सुनेंगे। तो लिलिथगो को वापस भेज दिया और लिलिथगो की जगह कौन आए भाई, वेविल। और वेविल को बताया गया कि भैया भारत जाओ, तुम भारत जाओ, ठीक है। अब स्थिति कुछ और हो चुकी थी। देखो समझो इस समय की स्थिति क्या है, स्थिति समझो। ब्रिटेन में चुनाव आ गए थे। मैंने आपको कार्यकाल बताया था, अभी चर्चिल का बताया कितना कार्यकाल मैंने बताया था। ब्रिटेन में इस समय चुनाव आ गए थे। दो लोग सामने थे, एक तरफ चर्चिल था, चर्चिल, और वर्सेज में एक व्यक्ति आए क्लीमेंट एटली। यहां पर ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, 1945 के लास्ट की बात है कि चुनाव चल रहे थे। इटली ने यहां पर एक मुद्दा बनाया, इटली ने यहां पर मुद्दा बनाया, क्या इशू क्रिएट किया, भारत की स्वतंत्रता का। उन्होंने बोला कि जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भारत की स्वतंत्रता के बारे में विचार करेंगे और भारतीय को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
तो हमारा देश का जो पक्ष हो जाएगा, यानी जितने भी भारतीय उस समय ब्रिटेन में रहते होंगे वो सब किसको सपोर्ट करेंगे आप बताइए। इस व्यक्ति की मंशा आप जान चुके हैं। साथ में याद रख लेना 1942-43 में बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल के अकाल का मतलब एक ड्राउट बोलते हैं। बंगाल में अकाल पड़ा था, यानी कि पहले तो आप जानते हैं कि सिंचाई के इतने साधन नहीं थे, फसलें आपका बारिश आदि पर निर्भर करती थी, तो बारिश नहीं पड़ी तो चावल की फसल, बंगाल चावल पर आधारित था आपका, ठीक है। चावल वहाँ सारा नष्ट हो गया, चावल नष्ट हो गया तो यहाँ पर बंगाल में अकाल की वजह से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 30 लाख लोग। अब जब ये 30 लाख लोग यहाँ पर मारे गए तो उस सबका जिम्मेदार भी किसको माना जाता है कि चर्चिल की वजह से वो सब मारे गए। चर्चिल ने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो इन भारतीयों की जान बच जाती। तो भारतीय किस फेवर में होंगे? चर्चिल के तो एकदम खिलाफत में होंगे। अब चर्चिल को जैसे ये पता चलता है कि भाई इंडियंस जो है ना, उन सबका जो सपोर्ट है वो किसके लिए जा रहा है? इटली के लिए। तो इसीलिए उसने बोला भैया किसको? वेवेल भैया जाओ ना, वेवेल भैया जाओ ना, इंडियंस को मनाओ ना। वेवेल्स प्लान, वेवेल्स प्लान आपका पेश हुआ 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को ये प्रेजेंट किया गया। और इसमें क्या बात की गई आपका? देखो कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, लिखेंगे। ये तो आपका घटनाक्रम, इसको मिटा सकता हूं मैं, इसको कहीं किनारे पे नोट कर लेना। पहली बात की गई कि जो कार्यकारिणी होगी, जो एग्जीक्यूटिव थी, कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा, यानी एक तो वायसराय होगा, वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा, यानी कि अपार्ट फ्रॉम वायसराय एंड मिलिट्री चीफ, कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा इन दो पदों को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। क्या होंगे? सभी भारतीय होंगे। लिखें इंग्लिश वाले बच्चे, अपार्ट फ्रॉम वायसराय एंड मिलिट्री चीफ ऑल इंडियंस विल बी इन द एग्जीक्यूटिव। छोटी सी बात है। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है कार्यकारिणी में जितने भी भारतीय होंगे, कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव बॉडी में जितने भी क्या होंगे? कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे। हिंदू और मुस्लिम, यानी मान के चलो कार्यकारिणी में 20 मुस्लिम हुए तो हिंदू भी कितने होंगे? अब ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग को साध लो कैसे भी, हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, ठीक है। यानी आप क्या बोलेंगे? हिंदू एंड मुस्लिम विल बी इक्वल इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विल बी इक्वल, कोई दिक्कत? इन एग्जीक्यूटिव। तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता रिहा होंगे। जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा, बरी किया जाएगा, इजाजत दी जाएगी बाहर घूमने की। अब ये सारी बातें हो गई, तो सारे नेता रिहा होंगे, कार्यकारिणी बनेगी, हिंदू मुसलमान तुम सब बराबर रहोगे उसमें। एग्जीक्यूटिव में सारे भारतीय होंगे, किसके अलावा? आपका सैन्य प्रमुख, और आपका किसके अलावा? सैन्य प्रमुख और वायसराय के अलावा। तो इसने बोला ठीक है, अब हम सारे क्या करते हैं, इस पर मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। तो इन सब बातों को करने के लिए एक शिमला सम्मेलन, जगह कौन सी घोषित की गई कि बात हम सब कहां पे करेंगे? मुस्लिम लीग भी और आपका हिंदू पक्ष भी शिमला में बात करेंगे। शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस किसके बाद हुआ? आपका वेवेल प्लान के बाद में। और ये कहां पे आपका कब तक चला था? याद रखना 25 जून से लेकर के आपका 14 जुलाई 1945 तक ये बात हुई, ठीक है। इसमें पूछा जाता है जो कांग्रेस की तरफ से वो कौन थे? तो कांग्रेस की तरफ से आपको बोलने अबुल कलाम आजाद। कौन थे भैया कांग्रेस की तरफ से? अबुल कलाम आजाद थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से तो आप सबको पता ही होगा, एक ही नाम है, जरा बताएं कौन सा एक नाम है? मेरे आशीर्वाद से दोस्त बात नहीं बनेगी, आपके जीवन में जो बात बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी योजनाओं से बनेगी। फिर भी मेरे आशीर्वाद से बात बनती हो तो हमेशा आपके साथ है। बाकी जीवन में आप कैसी योजनाएं बनाएंगे, कैसा कार्य करेंगे, उससे आपका जीवन चलने वाला है। जिन्ना देखो मुस्लिम लीग क्या बोलती है यहाँ पे। मुस्लिम लीग का एक स्टेटमेंट सुनना। मुस्लिम लीग ने एक बात की शिमला में बैठ के। मुस्लिम लीग ने कहा एग्जीक्यूटिव में, यानी कि आपका जो कार्यकारिणी है, जिसमें बोला गया था हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव में मुस्लिमों का जो चुनाव होगा वो हम करेंगे, यानी मुस्लिम लीग करेगी। मुस्लिमों का चुनाव एमएल करेगी, एमएल बोले तो मुस्लिम लीग करेगी। अब मुस्लिम लीग करेगी, ये तो सही बात नहीं इसने की, ठीक है, इलेक्शन के तुबे। तो कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया कि भाई कार्यकारिणी में जो लोग जाएंगे वो चयनित होकर जाने चाहिए, ठीक है, उनके लिए वोट पड़ना चाहिए कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। वो कह रहे कि हम नॉमिनेट करेंगे, हम बताएंगे ये पर्सन जाएंगे, इन पर्सन को भेज लो। सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा था 1941 के बाद, बताया नहीं आपने। बेटा हम सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ रहे थे क्लास में, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो हम पढ़ रहे थे जापान ने कैसे ब्रिटेन पर कमर कसी और वहां के नेताओं को मजबूर किया कि भारत के बारे में सोचे। ये हमारा ट्रैक था, वो हमारा ट्रैक नहीं है कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उस ट्रैक पे पहुंचेंगे कहां पर? हिस्ट्री में, ओके। तो क्या बोलेंगे आपका भैया? तो मुस्लिमों का चुनाव एमएल करेगी, इस बात को क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने नहीं माना, कांग्रेस ने नहीं माना। बात क्लियर? इतनी बात में कोई दिक्कत? तो मुझे एक बात बताओ, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा, नाक खराब होने की वजह से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है शायद। भैया आपने सहयोग किया, फिर भी बहुत धन्यवाद। यहां समझे,
हमने आज पढ़ा भैया कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को हमारे सहयोग की जरूरत थी, लिलिथगो ने बेवजह घोषणा कर दी और भारत की लिलिथगो की जो घोषणा थी उससे भारतीय जो है विरोध में आ गए, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, तो भारतीयों को मनाने के लिए क्या बोलेंगे आपका अगस्त प्रस्ताव आया, बातें कॉमन की गई, ये सब आप जानते हैं कि भारतीय शामिल होंगे, डोमिनियन देंगे, मतलब बेकार की बातें की गई। बेकार की बातों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, बोले उन्होंने बोला हम स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, हमको स्वतंत्रता चाहिए। अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर लगी जंग लगी कील के समान किसने बताया था? नेहरू जी ने बताया। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो अब जो है वापस इसको भेजना, इसके खिलाफ विरोध करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाकर। इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने चला दिया, और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया वो किस बात के लिए मुख्य था कि भाई हमारा बोलने का अधिकार हमसे छीना गया है, उसके लिए हम इसको चलाएंगे, उसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। ठीक है, जापान ने उधर पर्ल हार्बर पर अटैक करके अपनी स्थिति और मजबूत करके मित्र राष्ट्रों को सोचने और विचारने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर मित्र राष्ट्र यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया ये सब कहते हैं कि भारत कहीं ऐसा ना हो, भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहीं वो भी इनके साथ ना चले जाए, उनके बारे में कुछ सोचो। चर्चिल ने चालाकी की और फिर से वही कैसी बात जो अगस्त प्रस्ताव में बातें थी उन बातों को रख दिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना उसका एक ऑब्जेक्टिव था। ओके, गांधी से मीटिंग होती है, गांधी जी ने कहा भैया निकल ले। 30 मार्च को कांग्रेस में कौन कौन ऑफिशियल लोग थे? आपका नेहरू, अबुल कलाम आजाद जी, सिखों की तरफ से उज्जवल सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, वीडी सावरकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भारत संघ की बात की गई, टुकड़े करने की बात की गई, भारत की राष्ट्रमंडल में शामिल होने की बात की गई। कॉमन सी बातें थी, भारतीयों ने इसको क्या बोल दिया? मैंने बोला कि पट्टाभी सीतारमैया ने बोला ये तो अगस्त प्रस्ताव जैसा ही है। गांधी जी ने इसे क्या बोला? एक पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू जी ने कहा जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। क्रिप्स मिशन वापस चला गया तो भारतीयों को एक मास मूवमेंट चलाया जिसको हमने बोला आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार मतलब उस दौरान समानांतर सरकारें बन गई, एक वर्ग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। तो ब्रिटिश सरकार उधर जब ब्रिटेन में आपका चुनाव होने का नंबर आया, बीच के प्रयासी राजा जी फॉर्मूला और देसाई लियाकत समझौता, ये मैंने आपको बताया। बीच में जब यहाँ पे चुनाव होने वाले थे तो चुनाव में यहाँ सच में विचार किया चर्चिल ने कि यार गड़बड़ कर दी है, तो लेकिन गड़बड़ क्या, आपका सुधारा जा सकता है। तो इटली के पक्ष में लोग गए तो उन्होंने बोला कि भैया हम सबको बराबर बराबर रखेंगे, एग्जीक्यूटिव में हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, आओ हम बैठ के बात कर लेते। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया गया और यहाँ पर बात किस बात पर बिगड़ गई कि मुस्लिम लीग ने कह दिया कि भैया जो मुस्लिम यहाँ पर जाएंगे ना उनका चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, मतलब नॉमिनेशन होंगे, उन व्यक्तियों के नाम हम देंगे। ठीक है जी साथी मेरे, इतनी बात हमने की थी। आज क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बताएंगे भाई। भारत के किस वायसराय ने, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में दोस्त, भारत के किस वायसराय ने घोषणा की थी? क्या बोलेंगे भैया? लिलिथगो ने घोषणा की थी। आरटीएफएसआई लिलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? एक तो नाम पूछ लिया में, तो लिलिथगो पूछ रहे किस वर्ष में अगस्त प्रस्ताव आया? किस में आया भैया? 1940 में आया। ओके, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई थी। हाँ जी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई थी। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार की सिफारिश की जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे, यानी अब भारतीयों को बढ़ाया जाएगा, ये भी सही बात है भाई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भैया आप जानते हैं अगस्त हो, क्रिप्स हो, ये सब विफल प्रस्ताव रहे थे। आप आराम से बोल पाएंगे किसी भी बच्चे से कि ये सब विफल थे। विफल क्यों थे ये भी मैंने आज की कक्षा में आपको समझाया कि किसका क्या मत था और विफल हम क्यों रहे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? किसकी वजह से चला? अगस्त प्रस्ताव या लिलिथगो। मैंने कहा था दो नाम आएंगे, लिलिथगो की वजह से, अगस्त प्रस्ताव। गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना? आप कहेंगे नहीं भैया गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव की वजह से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की वजह से चला। क्या बोलेंगे? अगस्त, अर्थात केवल दो सही इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में आया, प्रीलिम्स में, आराम से आंसर करना और जवाब देना। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं भैया, देखो भारतीय रियासतों द्वारा तो नामित सदस्य होंगे, लेकिन जो विधानसभाओं में होंगे वो नामित थोड़ी ना होंगे। वहां पर चुनाव की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? भारतीय संघ बनाएंगे, जो विधानसभा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से जो व्यक्ति आएंगे वो चुनकर आएंगे, और रियासतें राजा जिस व्यक्ति को भेजेगा वो नॉमिनेशन से आएंगे। ये तो बात गलत होगी, ये तो बात गलत होगी। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ठीक है, मतलब अलग हो सकते हैं, अलग अलग सब हो सकते थे, तो केवल दो सही है, केवल दो सही है। बताइए क्रिप्स मिशन के बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया, मार्च 1942 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपका ये सही बात है, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ, पर सरदार पटेल नहीं थे भैया, कौन बताए थे मैंने आपको? अबुल कलाम। मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कौन थे? अबुल कलाम। कांग्रेस की तरफ से यही आधिकारिक वार्ताकार, ऑफिशियल नेगोशिएटर्स यही थे। नेगोशिएशंस कौन करेंगे? अबुल कलाम और नेहरू जी करेंगे। तो ये बात तो गलत होगी, यही गलत है। युद्ध के पश्चात हर बात में यही कहते थे, वॉर के बाद में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया मिशन में डोमिनियन, युद्ध के बाद। अब इनसे यही तो कहते भैया तुमको खुद नहीं पता युद्ध में क्या होगा, तुम क्या करोगे युद्ध के बाद में? निम्नलिखित में से कौन, अब देखो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है किसी तरह के आसान, बहुत सारे स्टेटमेंट टफ भी होते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को विस्तार से पढ़ते हैं ना तो हमको जवाब देना आसान हो जाता है। लेकिन आप जब पढ़ोगे नहीं, आप शॉर्ट मेथड अपनाओगे, आप ये सोचोगे कि बहुत सूक्ष्म में मैं कुछ कर लूँ, तो सिर्फ आप अपने साथ न्याय नहीं करोगे, साथ में आप अपने परिवार के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है। ठीक है, और इससे बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोचा था कि यार फाउंडेशन मतलब बेसिक बेसिक सा कुछ होगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। बच्चों ने क्या सोचा था इसमें तो ऐसी कुछ बेसिक बेसिक सा करा के बच्चों को बहका देंगे। मैं यही तो चाहता था कि जो भरोसा रखते हैं वही आएंगे और उनके भरोसे पर खरा उतरना है ना, ऐसा खेल होता है।
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था? क्रिप्स मिशन विफल हुआ तो तुरंत क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बोलेंगे बेटे, आगे आएंगे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? भैया छठे के डी को देखिए, सिक्स का डी क्या हो गया? युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन बनाने का प्रस्ताव किया। ये तो सही बात है ना बच्चा, संविधान सभा का गठन क्या सिक्स में? सिक्स में कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ये तो सही है, तीनों कथन सही है बच्चों। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था बताएंगे? क्रिप्स मिशन 1942 में आया। आसान क्वेश्चन है तो बोलो भैया, ऐसे प्रश्न को तो उड़ा देंगे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला निम्नलिखित वर्षों में चलाया गया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? जुलाई 1944। ठीक है, कामयाब नहीं हुआ था, वो भी कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि सीमांकन कर लेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को और हम बैठ के चुनाव कर लेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। देखो, ये मुझे आपको लिखवाना था कि सी राजगोपालाचारी जी ने एक पुस्तक लिखी द वे आउट, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके हित में छोड़ना चाहता था कि अगर आपने आज की कक्षा को बहुत अच्छे से किया तो उस कक्षा को करने के बाद में सी राजगोपालाचारी जी की क्या समझ थी, उसके बाद आप इन विकल्पों का चुनाव करें और आंसर देने का प्रयास करें। बोले भाई, द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से युद्ध सलाहकार परिषद बने। ये तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी, वॉर एडवाइजरी काउंसिल की। जी भैया। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन करना कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों। क्या बोलेंगे? ये बात कहां पे की गई थी भैया? वेवेल में कर दी गई। 1945 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव और जल्द से जल्द संविधान बनने वाली संस्था बुलाई जाएगी। 1945 के अंत में, ये तो किसी को पता ही नहीं था, ऐसी तो बात ही कहीं की नहीं की। ये बात करते थे युद्ध के अंत में, युद्ध के बाद। युद्ध पता थोड़ी था ना कब खत्म होगा। संवैधानिक गतिरोध का समाधान, ऑप्शन डी कौन सुन सकता है? सॉल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिडलॉक्स। उन्होंने क्या कहा था कि हम मुस्लिम लीग और हम देख लेते हैं और जो सदस्यों का चुनाव होगा वो हम लोग कर लेंगे आपस में बैठ के, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों का सीमांकन करके वोटिंग के आधार पर। ऑप्शन डी आप चुन पाए ना, बहुत बढ़िया। कह रहा सर जी सॉरी बोल दो। जी भाई साहब सॉरी मैं तुमसे ही सॉरी बोलता हूँ, अभी तुम देखना किसी दिन जाके पुष्पा मूवी, है ना मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में वो देखा, वो उसे इंस्पेक्टर से कैसे कहता है, इधर वो खड़ा हुआ है, अब वो इंस्पेक्टर उसको बुलाता है सॉरी बोलने के लिए। अब वो इंस्पेक्टर से अपनी वाइफ के कहने की वजह से सॉरी बोल देता है, जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है तो उसे सॉरी बोल देता है। लेकिन वहाँ खड़े होकर आपने देखा कई बार जो है बाद में जाके वापस जाता है और जो वहाँ खड़े हुए लोग हैं उन सबसे सॉरी बोलता है, लेकिन उससे नहीं बोलता आगे आगे हो। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूले को किसने तैयार किया था? सी राजगोपालाचारी ने। सॉरी बोल देना चाहिए, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है ना, आप कभी उससे छोटे नहीं हो सकते। फिल्में तो कुछ भी दिखा देती है ना। निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्यपरिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके भारतीय होंगे? तो ये वेवेल योजना में कर दिया गया था, अभी हमने रिसेंट में पढ़ा था। ठीक है, 1945 की वेवेल योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कार्यकारी परिषद में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व होना था। अब कहीं नहीं भैया, आधा आधा होना था, यानी 1/3 नहीं 1/2 होना था। आधे का मतलब होता है 1/2, 1/2 कहें या 50% कहें। हिंदू और मुस्लिम बराबर होने का मतलब क्या है कि बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? ए आपका गलत हो जाएगा। वेवेल ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन कहां पर बुलाया था कि भैया किसी भी समझौते पर हम पहुंचे उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, शिमला में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बात क्या बन गई थी? बिगड़ गई थी। बिगड़ गई थी, किसने बिगाड़ी थी बात? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने कह दिया हम तो अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे, हम लोग खुद चुन करके भेजेंगे, ठीक है, चुनाव नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्त हम कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और जो अंतरिम सरकार बनी उन सबके बारे में धीरे धीरे जानते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आप वो सभी छात्र होंगे जिनके अंदर एक संयम होगा, धैर्य होगा कि भैया हाँ, आप अगर मुझे ये मोटिवेशन देंगे ना, आप ये ताकत देंगे, आप ये बोलना कि भैया बेशक से जितने दिन में आप इसको खत्म करना चाहते हो उससे 15 दिन ज़्यादा लग जाए, उससे 20 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ें बड़े धैर्य और इत्मीनान के साथ में और पूर्ण होनी चाहिए। ये वादा आप मुझसे चाहते हैं तो ये वादा मैं कर सकता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत कि भैया सेंटेंस पूरा लिखो, इस तरह का व्यवधान न डालें। फिर आप दोस्त मैं ये कहूँगा कि आप शायद गलत जगह आ गए, फिर आप किन्हीं और महान गुरु जी का चुनाव कर लीजिए और वहाँ जाकर के आप फिर उस तरह की कक्षाओं को कर लीजिए जहाँ आपको 1 घंटे में पॉलिटी पढ़ाई जाती हो। फिर आप उनका चुनाव करें, फिर आप मुझसे आशाएं ना रखें। मुझसे आशाएं आप तब रखें जब आप संयम रखें, मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब विषय खत्म हो जाएगा तो आपको शायद इसका महत्व समझ में आएगा, जब ये खत्म हो चुका होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ लिया। इसका मूल्यांकन अगर कोई छात्र सही मायने में करेगा तो उसको समझ में आएगा कि अब हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं, कोई भी परीक्षा हो। नाम ही फाउंडेशन था और फाउंडेशन का मतलब मेरे उसके पीछे एक मनसा है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो जीवन में प्रगति नहीं करना चाहता, ऐसा कोई छात्र नहीं होता जो अपने आप को पदोन्नत नहीं करना चाहता जो शीर्ष की परीक्षाओं पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप एक एवरेज स्टूडेंट और आप कल एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोग। रेशियो कम रहता है, उनका अनुपात कम रहता है, लेकिन उस कम अनुपात में आपके होने के चांसेस हैं कि आपका डेडिकेशन, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने समय को अपने अध्ययन में कितना लगाते हैं, तो वो आपको महान बनाएगा और आप एक दिन महान बनेंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है कि हर एक बच्चा, जो मैंने पहले भी कहा था बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, उन सब के लिए हमने फ्री क्लासेस चलाई हैं और मैं आपको भविष्य में मतलब बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। ठीक है, और आप ये कहें कि मेरी बुलंदियों पर पहुंचने में योगदान था शिक्षा व्यवस्था का, ऐसे लोग मेरे साथ में थे जो मेरी शिक्षा को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते थे। ओके, थैंक यू, नमस्ते। कक्षा कैसी लगी आपको? हमेशा आपके 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो 2 शब्द लिखने में बिल्कुल भी कोताही मत बरता करो, ठीक है। और आज की कक्षा के किसी भी डिस्टर्बेंस के लिए फिर से सॉरी, नमस्ते।